फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी आज की वीडियो में। फ्रेंड्स, कल मैंने आपको बताया था कि इंग्लैंड की 1688 की क्रांति क्या थी। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि इंग्लैंड की जो 1688 में क्रांति हुई थी वो क्रांति क्या थी और उसमें वहाँ का शासक कौन था, ये सब मैंने आपको कल बताया है। और आज का हमारा टॉपिक है, देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैंने इस वीडियो को दो भागों में बांटा हुआ है। पार्ट 1 मैंने कल अपलोड कर दिया था और आज मैं पार्ट 2 पर वीडियो बना रही हूँ। आज हम जानेंगे कि इंग्लैंड की जो 1688 की क्रांति थी, इस क्रांति के कारण क्या थे। ठीक है, इस क्रांति के क्या कारण थे अब हम देखेंगे। 1688 में घटित इंग्लैंड की क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। देखिए क्या कारण थे जो 1688 में क्रांति हुई थी उसके। धार्मिक नीतियाँ, पहला कारण था धार्मिक नीतियाँ। इंग्लैंड की धार्मिक नीतियाँ ठीक नहीं थी। तत्कालीन इंग्लैंड में दो प्रमुख धर्म प्रचलित थे। यहाँ पर धर्म है, ठीक है, दो प्रमुख धर्म प्रचलित थे। वहाँ का शासक जेम्स द्वितीय प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों के साथ दुर्व्यवहार करता था, क्योंकि वह दूसरा जो प्रचलित धर्म था कैथोलिक, उसको मानता था। प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग नाराज होकर क्रांति करते हैं। ठीक है, इंग्लैंड की जो धार्मिक नीतियाँ थी वो सही नहीं थी। इंग्लैंड में दो धर्म प्रचलित थे, ये मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है, कैथोलिक धर्म और प्रोटेस्टेंट धर्म। ठीक है, जो इंग्लैंड का शासक था वो कैथोलिक धर्म को मानता था, इसलिए वो क्या करता था, प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों के साथ दुर्व्यवहार करता था। और वो लोग जो है नाराज होकर, इस बात से नाराज होकर जो है क्रांति करते हैं। कौन करते हैं? प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग। ठीक है, अगला कारण देखिए क्या है, फ्रांस के साथ मित्रता। ठीक है, अगला हमारा कारण है फ्रांस के साथ मित्रता। जेम्स द्वितीय के शासनकाल में फ्रांस का शासक लुई 14वां था, वह भी कैथोलिक धर्म को मानता था, अतः जेम्स द्वितीय ने फ्रांस के साथ मित्रता कर ली थी। ठीक है, इंग्लैंड का शासक जेम्स द्वितीय के शासनकाल में फ्रांस का शासक लुई 14वां था, वह भी जो है कैथोलिक धर्म को मानता था, अतः इस वजह से जो है जेम्स द्वितीय ने फ्रांस के साथ मित्रता कर ली थी। इंग्लैंड की जनता को, अर्थात जो प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग थे, उनको लगने लगा कि जेम्स द्वितीय जो है उनकी क्रांति को दबाने के लिए फ्रांस के साथ मित्रता कर रहा है, इसलिए इंग्लैंड की जनता में, अर्थात प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों में क्रांति की ज्वाला और अधिक भड़कने लगी। ठीक है, देखिए जेम्स द्वितीय के शासनकाल में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फ्रांस का शासक था वो लुई 14वां था, वो भी कैथोलिक चर्च को मानता था, अर्थात कैथोलिक धर्म को मानता था। इसलिए क्या हुआ, जेम्स द्वितीय ने जो है फ्रांस से मित्रता कर ली थी। और प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों को लगने लगा कि जेम्स द्वितीय जो है हमारे विद्रोह को दबाने के लिए, अर्थात हमारी क्रांति को दबाने के लिए जो है, या फिर हम पर, अर्थात प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों पर और अच्छे से अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए फ्रांस के साथ मित्रता कर रहा है, इसलिए वहाँ के लोग रुष्ट होकर के जो है क्रांति करने लगते हैं। ठीक है, अगला कारण देखिए, नंबर 3 देखिए, टेस्ट एक्ट की उपेक्षा। अभी टेस्ट एक्ट क्या था हम जानेंगे। टेस्ट एक्ट जेम्स द्वितीय के शासनकाल के पहले से ही था। टेस्ट एक्ट जो था वो जेम्स द्वितीय के शासनकाल से पहले से ही था। इस एक्ट में कहा गया था कि सरकारी पदों में केवल प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों को ही नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, टेस्ट एक्ट मतलब ये नीति जो थी वो पहले से ही मौजूद थी, जेम्स द्वितीय के शासनकाल से पहले से ही मौजूद थी। और इस एक्ट में कहा गया था कि सरकारी पदों में केवल प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों को ही नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, जो सरकारी पद थे या उच्च पद थे उन पर सिर्फ प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों को नियुक्त किया जाएगा। लेकिन जेम्स द्वितीय ने अपने शासनकाल में इस एक्ट को हटाना चाहा। ठीक है, जेम्स द्वितीय ने अपने शासनकाल में इस एक्ट को हटाना चाहा, क्योंकि जेम्स द्वितीय जो है कैथोलिक धर्म को मानता था और वो कैथोलिक धर्म का ही विस्तार करना चाहता था, किंतु संसद ने इस एक्ट को हटाने से इनकार कर दिया। इस कारण जेम्स द्वितीय ने संसद के अधिकारों को ही निलंबित कर दिया था। ठीक है, जेम्स द्वितीय का शासनकाल जैसे ही प्रारंभ होता है तो जेम्स द्वितीय ने अपने शासनकाल में इस एक्ट को हटाने की कोशिश की, लेकिन संसद ने इस एक्ट को हटाने से इनकार कर दिया था। इस कारण जेम्स द्वितीय ने संसद के जो अधिकार थे उनको भी निलंबित कर दिया। ठीक है, अगला कारण देखिए क्या है, स्थायी सेना में वृद्धि। ठीक है, अगला हमारा कारण है स्थायी सेना में वृद्धि। जेम्स द्वितीय ने अपनी स्थायी सेना में वृद्धि कर ली थी, अर्थात अपनी स्थायी सेना जो है वो बढ़ा ली थी, जिससे प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग सोचने लगे कि शासक उनके विद्रोह के डर से अपनी सेना में वृद्धि कर रहा है ताकि क्रांति को रोका जा सके, इसलिए लोग क्रोधित होकर क्रांति करते हैं। ठीक है, देखिए स्थायी सेना में वृद्धि कर ली थी जेम्स द्वितीय ने। जो राज्य की सेना होती है उसमें जो है
वृद्धि कर ली गई थी जेम्स द्वितीय के द्वारा, जिससे प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग को ऐसा लगने लगा कि शासक जो है इस बात से डर गया है कि कहीं प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग मेरे खिलाफ विद्रोह ना कर दें। इस बात से घबरा गया है और इसने अपनी स्थायी सेना में वृद्धि कर ली है। ये सोच करके प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग क्रांति के लिए और अधिक क्रोधित हो जाते हैं क्रांति करने के लिए। ठीक है, नंबर 5 देखिए, खूनी न्यायालय, कोर्ट ऑफ हाई कमीशन, खूनी न्यायालय। ठीक है, यह जेम्स द्वितीय के द्वारा बनाई गई एक नीति थी। जो भी जनता या नागरिक कैथोलिक धर्म की उपेक्षा करता था तो उसे खूनी न्यायालय द्वारा दंडित किया जाता था। ठीक है, कोर्ट ऑफ हाई कमीशन या खूनी न्यायालय। ठीक है, यह जेम्स द्वितीय के द्वारा बनाई गई एक नीति थी, अर्थात जो इंग्लैंड का शासक था उसके द्वारा बनाई गई एक नीति थी। जो भी जनता या नागरिक कैथोलिक धर्म की उपेक्षा करता था या कैथोलिक धर्म के लोगों के बारे में कुछ गलत तरीके की प्रतिक्रिया करता था तो उसे खूनी न्यायालय के द्वारा दंडित किया जाता था। ठीक है, अगला देखिए, विश्वविद्यालयों में हस्तक्षेप। विश्वविद्यालयों में हस्तक्षेप, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी विश्वविद्यालयों में उच्च पदों पर कैथोलिक धर्म के लोगों को ही नियुक्त किया जाता था। प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों को इन सबसे वंचित रखा जाता था। ठीक है, विश्वविद्यालयों में कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड बहुत बड़े विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, बहुत प्रचलित हैं ये, और इस टाइप के विश्वविद्यालयों में भी उच्च पदों पर कैथोलिक धर्म के लोगों को ही नियुक्त किया जाता था जेम्स द्वितीय के द्वारा, क्योंकि वो कैथोलिक धर्म का विस्तार करना चाहता था और वो जो है कैथोलिक धर्म को ही मानता था। प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग को जो है इन सबसे वंचित रखा जाता था। ठीक है, जो प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग थे उनको इन सबसे वंचित रखा जाता था, उनको किसी भी उच्च पद पर नियुक्त नहीं किया जाता था। इसलिए ये देखिए, ये कुछ ऐसे कारण थे जिनकी वजह से इंग्लैंड में जो क्रांति होती है 1688 में। ठीक है, पहला कारण था इसका, मैंने आपको बताया, धार्मिक नीतियाँ। वहाँ की धार्मिक नीतियाँ सही नहीं थी। जो इंग्लैंड का शासक था वो कैथोलिक चर्च को मानता था, अर्थात कैथोलिक धर्म को मानता था और उसका ही विस्तार करना चाहता था। पहला कारण ये था। और दूसरा था फ्रांस के साथ मित्रता, उसने फ्रांस के साथ मित्रता कर ली थी। इसलिए जो वहाँ के प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग थे उनको लगने लगा कि शासक हमारी क्रांति के डर से जो है फ्रांस के साथ मित्रता कर रहा है, इसलिए उनमें जो है और अधिक क्रांति की ज्वाला भड़कने लगी। ठीक है, तीसरा था टेस्ट एक्ट की उपेक्षा, और चौथा है स्थायी सेना में वृद्धि, और पांचवा है खूनी न्यायालय, कोर्ट ऑफ हाई कमीशन और विश्वविद्यालयों में हस्तक्षेप। ठीक है, आगे देखिए, अतः कहा जा सकता है कि इंग्लैंड की 1688 की क्रांति प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों के द्वारा की जाती है, क्योंकि प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों के साथ शासक के द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता था और उन्हें उच्च योग्यता होने पर भी किसी उच्च या सरकारी पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। अर्थात इंग्लैंड में धर्म के आधार पर भेदभाव होता था। ठीक है, धार्मिक भेदभाव होता था वहाँ पे। इसलिए प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग अपने अधिकारों को पाने के लिए क्रांति करते हैं, ताकि कैथोलिक धर्म के बुरे प्रभाव को कम किया जा सके और इंग्लैंड में जो है इंग्लैंड के समाज में समानता पर आधारित बन सके। इंग्लैंड का जो समाज है वो समानता पर आधारित बन सके। ठीक है, देखिए, कहा जा सकता है कि जो इंग्लैंड की क्रांति थी वो जो है प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों के द्वारा की जाती है। ठीक है, प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों के द्वारा की जाती है, क्योंकि प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता था और उन्हें उच्च योग्यता होने पर भी उन्हें जो है किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाता था। ठीक है, इसलिए प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग रुष्ट होकर के क्रांति करते हैं। ठीक है, तो शायद आप लोग को ये सब समझ में आ गया होगा कि इंग्लैंड की जो 1688 की क्रांति थी वो क्या थी, उसके क्या कारण थे। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वो प्रोटेस्टेंट धर्म के जो लोग थे वो चाहते थे कि इंग्लैंड का जो समाज है वो समानता पर आधारित बन सके और प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों को भी सामाजिक समता प्राप्त हो सके। ठीक है, इसलिए देखिए, ये भी कहा जा सकता है कि ये जो क्रांति थी वो एक धार्मिक क्रांति थी। ठीक है, धर्म के लिए की गई थी, कि धार्मिक क्रांति थी। मतलब ये था कि सभी लोगों को जो है समाज में समानता का अधिकार प्राप्त हो सके, किसी के साथ धर्म या जाति के आधार पर जो है भेदभाव ना किया जाए, इसलिए ये क्रांति हुई थी। ठीक है, शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल मैंने आपको अच्छे से बता दिया था कि इंग्लैंड की क्रांति क्या थी और वहाँ का शासक कौन था। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं तो आपके में अगर ये टॉपिक है इंग्लैंड की 1688 की क्रांति, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और दो लोगों को शेयर कीजिए इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बाय बाय।